नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के उस हिस्से में गोता लगाते हैं जो हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल जड़ है, जहां से असली भारत की आवाज आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाग 9 की, यानी पंचायती राज। वो सिस्टम जो गांव को ताकत देता है और लोकतंत्र को जमीनी हकीकत बनाता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि हमारे संविधान की आत्मा है। इसी सोच ने भारत में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बुनियाद रखी। क्योंकि सोचिए, जब हर एक गांव अपने फैसले खुद लेने लगेगा, तभी तो देश सही मायनों में तरक्की करेगा। और इस बड़े सपने को संवैधानिक हकीकत में बदला गया साल 1992 में 73वें संविधान संशोधन के जरिए। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक ऐतिहासिक लम्हा था जिसने पंचायती राज को सिर्फ एक कागजी सोच से निकालकर संविधान का एक बेहद जरूरी हिस्सा बना दिया। तो चलिए इस अहम भाग को और गहराई से समझते हैं। तो आज की इस चर्चा में हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर पंचायती राज जरूरी ही क्यों है। फिर भाग 9 से जान पहचान करेंगे, इसके एक एक अनुच्छेद को आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी देखेंगे और आखिर में करेंगे एक जबरदस्त रैपिड रिवीजन। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं भाग 9 के परिचय से, जो असल में पंचायती राज की संवैधानिक नींव है। तो संविधान का भाग 9, जिसका टाइटल है द पंचायत, ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का पूरा ढांचा तैयार करता है। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक की सारी बातें लिखी हैं। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, जब भी कोई कहे भाग 9, आपके दिमाग में तुरंत बत्ती जलनी चाहिए। पंचायती राज, ये इसका पहला और सबसे जरूरी कीवर्ड है। ठीक है, अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर। चलिए एक एक करके इसके मुख्य अनुच्छेदों को तोड़कर समझते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ही ना बचे। तो शुरुआत होती है अनुच्छेद 243 से। ये बस परिभाषाएं देता है कि भाई ग्राम सभा क्या है, पंचायत किसे कहेंगे। इसके ठीक बाद आता है अनुच्छेद 243A, जो ग्राम सभा की बात करता है। अच्छा, ये ग्राम सभा होती क्या है? ये गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स की एक सभा है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। परीक्षा में सीधा सवाल आता है कि ग्राम सभा का जिक्र किस अनुच्छेद में है। याद रखिएगा, 243A। और फिर 243B कहता है कि हर राज्य में पंचायतों का गठन करना ही होगा। अब सवाल उठता है कि ये गठन होगा कैसे? तो अनुच्छेद 243B एक त्रिस्तरीय यानी 3 टियर सिस्टम की व्यवस्था करता है। सबसे नीचे गांव के लेवल पर होगी ग्राम पंचायत, बीच में ब्लॉक लेवल पर होगी पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिला स्तर पर होगी जिला पंचायत। ये 3 स्तरीय ढांचा अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं। यही सिस्टम शासन को असली भारत यानी गांव-गांव तक पहुंचाता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी अपवाद है, जहाँ परीक्षा में अक्सर सवाल फंसता है। सवाल ये आता है कि किन राज्यों के लिए बीच वाले स्तर यानी ब्लॉक लेवल की पंचायत बनाना जरूरी नहीं है। तो जवाब है वो राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। ये छोटे राज्यों को एक तरह की सहूलियत देता है। अब बात करते हैं चुनाव की, जिसका जिक्र है अनुच्छेद 243C में। और यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प अंतर है। देखिए, तीनों स्तरों पर जो पंचायत के सदस्य हैं, उनका चुनाव तो सीधे जनता वोट डालकर करती है। लेकिन जो अध्यक्ष होगा यानी चेयरपर्सन, उसका चुनाव कैसे होगा, ये तय करने का हक राज्य की विधानसभा को दिया गया है। यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो याद रखें, सदस्य का चुनाव डायरेक्ट, अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट या जैसा भी राज्य सरकार तय करे। अब हम आते हैं भाग 9 के शायद सबसे क्रांतिकारी प्रावधान पर, अनुच्छेद 243D यानी आरक्षण। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। और ये जो नंबर आपको दिख रहा है 1/3, ये ऐतिहासिक है। पंचायतों की कुल सीटों और अध्यक्ष के पदों में से कम 1/3 यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये 1/3 का आंकड़ा परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। इस एक नियम ने लाखों महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया है। इससे थोड़ा और विस्तार से समझें तो अनुसूचित जातियों यानी SC और जनजातियों यानी ST के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण है।
और हाँ, एक बात पर ध्यान दीजिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को आरक्षण देना है या नहीं, ये पूरी तरह से राज्य सरकार पर छोड़ा गया है। चलिए अब कुछ जरूरी नंबरों को फटाफट देख लेते हैं। अनुच्छेद 243E के हिसाब से पंचायत का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल। अगर किसी वजह से पंचायत समय से पहले भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना ही होगा। और अनुच्छेद 243F कहता है कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। इसे 18 या 25 से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये 21 साल है। तो पंचायतें सिर्फ नाम की संस्थाएं नहीं हैं। अनुच्छेद 243G उन्हें असली शक्तियां और जिम्मेदारियां देता है। अब यहाँ से एक और सवाल बनता है, पंचायतों की शक्तियां किस अनुसूची में दी गई हैं? सही जवाब है संविधान की 11वीं अनुसूची, जिसमें कृषि, सिंचाई, शिक्षा जैसे पूरे 29 विषय दिए गए हैं। पंचायतें इन्हीं पर काम करती हैं। जाहिर है काम करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो अनुच्छेद 243H पंचायतों को कुछ टैक्स और फीस लगाने का अधिकार देता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 243I के तहत हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। ये आयोग ही सिफारिश करता है कि राज्य सरकार की कमाई का कितना हिस्सा पंचायतों को मिलना चाहिए। जैसे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग है, ठीक वैसे ही पंचायतों के निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी अनुच्छेद 243K के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। याद रहे, इसका काम सिर्फ पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराना है, विधानसभा या लोकसभा का नहीं। और अब आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसे आप वीवीआईपी मार्क कर सकते हैं, 243O। ये चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि चुनाव की प्रक्रिया में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। अगर चुनाव से जुड़ी कोई शिकायत है तो उसे केवल चुनाव याचिका यानी इलेक्शन पिटीशन के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका सभी को इंतजार होता है, परीक्षा के लिए सबसे जरूरी तथ्य और कीवर्ड्स जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस टेबल को एक रैपिड फायर क्विज की तरह खेलते हैं। मैं कीवर्ड बोलूंगा और आप मन में जवाब सोचिएगा। तैयार? अच्छा, तो भाग 9 मतलब पंचायती राज संशोधन 73वां 1992, महिला आरक्षण कम से कम 1/3, न्यूनतम आयु 21 साल और चुनावी विवाद, अदालतों का हस्तक्षेप वर्जित। ये 5 पॉइंट इस पूरे चैप्टर का सार हैं। और अब आखिर में चलिए 1 मिनट के अंदर पूरे भाग 9 का एक सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, 73वें संशोधन ने भाग 9 जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। दूसरी, ये गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय ढांचा अनिवार्य करता है। तीसरी, ये SC, ST और महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण देकर सामाजिक न्याय पक्का करता है। चौथी, पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है और चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और पांचवी, उन्हें 11वीं अनुसूची के तहत काम करने के लिए शक्तियां और पैसा दिया गया है। तो हमने ये तो समझ लिया कि देश को मजबूत बनाने के लिए गांव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। पर यहाँ एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूँ, अगर देश की नींव गांव है तो फिर एक मजबूत गांव की नींव क्या है? शायद इसका जवाब एक जागरूक और सक्रिय ग्राम सभा में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।